हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। 9:15 हो रहे हैं और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीलिम्स संग्राम। हर रोज़ हमारे 3 वीडियोस आते हैं, आपको पता ही है। पहला आता है डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस, दूसरा आता है एडिटोरियल एनालिसिस और तीसरा आता है हमारा ये प्रीलिम्स संग्राम, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं उस पूरे दिन के जो भी करंट अफेयर रहे हैं उससे रिलेटेड एक क्विज, जिससे आप अपने करंट अफेयर्स को और ज़्यादा रिटेन कर सको और समझ सको कि कितना आपको याद रह रहा है, कितना नहीं रह रहा है, और अकॉर्डिंगली उन पे काम कर सको। तो शुरुआत करते हैं इस प्रीलिम्स संग्राम की। 1 अगस्त का प्रीलिम्स संग्राम हम यहाँ देख रहे हैं और आप सभी के सामने है आज का पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। पहला स्टेटमेंट बोलता है लॉन्चिंग स्टेट्स आर लाइबल फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय देयर स्पेस ऑब्जेक्ट्स बोथ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड इन स्पेस। तो क्या ये लाइबिलिटी कन्वेंशन इस चीज़ की बात करता है कि लॉन्चिंग स्टेट्स को यहाँ पे लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर उनके स्पेस ऑब्जेक्ट्स के कारण किसी को अर्थ पे या स्पेस पे कोई दिक्कत होती है, हार्म होता है तो। दूसरी चीज़, कन्वेंशन डज नॉट होल्ड लॉन्चिंग स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेस जंक क्रैशिंग बैक टू अर्थ। तो यहाँ पे जो भी स्पेस जंक है उसकी लायबिलिटी किसी को नहीं लेनी पड़ेगी इस कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक है, तो बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये आप मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को पॉज करो और फिर इसका आंसर दो। ओके, तो देखो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है यहाँ पे देखो, इसका आंसर है ओनली नहीं, बोथ। ओके, बोथ 1 और 2 इसका आंसर है। ठीक है, सी इसका आंसर है। क्यों इसका आंसर सी है? देखो आज ही हमने ये न्यूज़ में पढ़ा था कि आज ही चाइना का जो रॉकेट क्रैश हुआ है उसके बारे में हमने एक न्यूज़ पढ़ी, उसी में इस कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर किसी का स्पेस ऑब्जेक्ट क्रैश करता है, यानी कि किसी का स्पेस ऑब्जेक्ट के कारण किसी को अर्थ पे या फिर स्पेस में कोई डैमेज होता है, उसकी लायबिलिटी तो लॉन्चिंग स्टेट की होगी। लेकिन जो स्पेस जंक है, जो वहां पे मान लो कोई इंडिया ने कोई सैटेलाइट भेजी, 10 साल बाद वो अनऑपरेबल हो गई, मतलब कि किसी काम की नहीं बची, रिडंडेंट हो गई, ऐसे में वो क्या बन गई? स्पेस जंक। अब वो स्पेस जंक मान लो इंडिया पे अर्थ पे आके क्रैश करता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इंडिया की होगी क्या? ऐसी कोई चीज इस कन्वेंशन में नहीं बोली गई है। तो दोनों स्टेटमेंट इसीलिए सही है। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज लिखिए और साथ में कंट्री लिखिए कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ये एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। तो आज ही एक एक्सरसाइज इसमें न्यूज में थी, तो देखो ध्यान से पढ़ो इन पेयर्स को। पहला है अल नजहा 4 और इसका है इराक। दूसरा है विनबैक्स, इसका है वियतनाम। तीसरा है नोमैडिक एलिफेंट, इसका है श्रीलंका। और चौथा है गरुड़ शक्ति, इसका है इंडोनेशिया। इन पेयर्स के बेसिक मतलब ये है कि गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ इंडिया परफॉर्म करता है, नोमैडिक एलिफेंट जो है वो श्रीलंका के साथ इंडिया परफॉर्म करता है, विनबैक्स वियतनाम और इंडिया परफॉर्म करते हैं, और अल नाजा इराक और इंडिया परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली। तो ये नया स्टैंडर्ड है, नया फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आया है यूपीएससी का, इसी साल से शुरू हुआ है। ये कितने पेयर्स इनमें से सही हैं ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को पॉज करो, आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और फिर इसका आंसर दो। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसको सोच समझ के आपको आंसर देना है। ओके, तो देखो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ओनली 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स। अब देखो इसमें पता नहीं है कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ। अल नाजहा 4 ये जो है ओमान के साथ हमारी एक्सरसाइज है, ओमान और इंडिया की आर्मी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और यही आज न्यूज़ में थी। और इसी के बाद मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दिखाई थी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। ठीक है, विनबैक्स तो बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। वी से विनबैक्स है और वी से ही वियतनाम है, तो वियतनाम और इंडिया की एक्सरसाइज है, बिल्कुल सही है, ये सही है। पहला वाला तो गलत था। उसके बाद थर्ड आता है नोमैडिक एलिफेंट, ये श्रीलंका के साथ नहीं है, ये इंडिया और मंगोलिया की एक्सरसाइज है। आज ही सुबह मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी। उसके बाद देखो गरुड़ शक्ति, ये सही है, इंडोनेशिया और इंडिया की एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। ओके, तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ पेयर जो है वो सही है, यानी कि कुल मिला के 2 पेयर सही है, इसलिए ओनली 2 पेयर इसका आंसर होगा। ओके, आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है जो मैपिंग से रिलेटेड है, और देखो ये क्वेश्चन है अबाउट ईरान। कौन कौन सी कंट्रीज ईरान को बाउंड्री करती है, ईरान को बॉर्डर यहाँ पे प्रोवाइड करती है, सराउंड करती हैं। पहला है अर्मेनिया, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा है इराक और पांचवा है सीरिया।
इन पांचों में से कौन कौन सी कंट्रीज ईरान को सराउंड करती हैं, ये आपको बताना है, करेक्ट कोड बताना है। अपने आंसर्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और फिर इसको ध्यान से सोच के आंसर करो। ओके, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। पहले आप लोग इसका आंसर दे दीजिए वीडियो को पॉज करके, अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4, यानी कि अर्मेनिया, अफगानिस्तान और इराक जो है वो ईरान को बॉर्डर करती है, तजाकिस्तान और सीरिया नहीं करती है। अब क्यों ऐसा, क्योंकि देखो अभी मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। और ये क्यों मैंने ईरान के ऊपर क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बड़ा न्यूज में चल रहा है ईरान, है ना। आज ही हमने एक INSTC यानी कि इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की बात करी, और इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर में 3 पार्टनर्स हैं, एक तो है इंडिया, दूसरा है ईरान और तीसरा है रशिया। तो ईरान बहुत सारे कारणों से न्यूज में है, एक तो ये है INSTC, उसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील है, उसके अलावा US के सैंक्शन हैं, और उसके अलावा ईरान के जो सऊदी अरेबिया और इजराइल से बिगड़ते हुए रिश्ते आप देख रहे हो वो है, ठीक है। तो ईरान इसीलिए न्यूज में है। अब देखो इसकी मैं मैप आपको दिखाती हूँ, ये है ईरान। ओके, ये देखो यहाँ है ईरान। ईरान को अब देखो कौन कौन सराउंड करता है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इराक इसको सराउंड करता है। देखो इतनी बड़ी बॉर्डर जो है वो इराक के साथ लगती है इसकी। दूसरी देखो सीरिया कर रहा है क्या इसके साथ बॉर्डर शेयर, नहीं कर रहा है। सीरिया जो है वो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इराक जो है वो ईरान के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। उसके अलावा ये देखो ये टर्की है, ठीक है, टर्की जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाली जो बॉर्डर है छोटी सी, अर्मेनिया भी शेयर कर रहा है, अर्मेनिया की बॉर्डर लग रही है। इसके बाद ये देखो ये है अजरबैजान, अजरबैजान ईरान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद यहाँ पे देखो तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान नहीं है। तजाकिस्तान तो यहाँ बहुत दूर है, तुर्कमेनिस्तान अपनी बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, ईरान के साथ। और उसके बाद है अफगानिस्तान और देन यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, देखो यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा जो है कुवैत भी इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, थोड़ी सी बॉर्डर कुवैत भी शेयर कर रहा है। तो कुवैत, इराक, टर्की, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ओके, तो ये याद रखना है, मैपिंग रोज करनी है, मैप रोज रोज देखो, एटलस रोज पढ़ो, तभी आपको मैपिंग आएगी। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, with reference to migratory monarch butterfly consider the following statement। अब ये मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में जो आर्टिकल था वो मैंने कल डिस्कस किया था, यानी कि संडे के DNA में हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है दे आर द पॉलिनेटर्स एंड प्रोवाइड वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये पॉलिनेटर्स हैं इंपॉर्टेंट, और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल फूड वेब के लिए। और दूसरा है दे आर लिस्टेड एज वल्नरेबल कैटेगरी अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN की रेड लिस्ट में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ये आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। वीडियो को अगेन पॉज करो और फिर इसका आंसर मुझे बताओ। तो देखो मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ, इसका सही आंसर है 1 ओनली, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पहली चीज तो मोनार्क बटरफ्लाई कहाँ मिलती है, अमेरिका में, USA, कनाडा, मेक्सिको में मिलती है। और इसकी जो तादाद है, जो इसकी आबादी है वो यहाँ पे बहुत कम हो रही है, लगभग 72% से डिक्लाइन कर गई है इसकी आबादी, इसकी पॉपुलेशन। और इसीलिए इसको IUCN ने एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है, वल्नरेबल में नहीं, अब ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। और पहला स्टेटमेंट सही है, ये इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर है। तो यहाँ पे ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, आगे अच्छा एक चीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ही, जब अपने स्कोर्स पोस्ट करोगे ना, इसके साथ एक और चीज मुझे बताना कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है सिर्फ एक ही प्लांट के ऊपर ब्रीड करती है, ये मैंने कल डिस्कस किया था। ये कौन सा प्लांट है ये मुझे बताना, कौन से प्लांट के ऊपर, इकलौता ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके ऊपर मोनार्क बटरफ्लाईज ब्रीड करती हैं, ठीक है, ये भी मुझे बताना अपने स्कोर्स के साथ। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके ऊपर हमने आज ही एक एडिटोरियल, एक आर्टिकल पूरा डिस्कस किया था। तो देखो पहला आपका स्टेटमेंट है इसको लेकर, दे यूज बोथ एन इंटरनल कंबंशन इंजन ICE पेट्रोल और डीजल, या फिर एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये कह रहा है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक तो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल डीजल इंजन, और एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, दोनों होते हैं। दूसरा बोल रहा है कि पैरेलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है व्हील्स को ड्राइव करने के लिए, जबकि ICE जो है जो इंटरनल कंबंशन इंजन है वो यहाँ पे जनरेटर को पावर देता है और बैटरी को रिचार्ज करता है। तीसरी स्टेटमेंट है कि सीरीज HEV यानी कि सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो यहाँ पे ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से जो भी बेस्ट सोर्स ऑफ पावर है उस पर स्विच कर जाती है, या तो वो एकदम से पेट्रोल डीजल वाले मोटर पे स्विच कर जाएगी या फिर इलेक्ट्रिक मोटर पे स्विच कर जाएगी, जो भी बेटर परफॉर्म करेगा, जो भी बेटर पावर सप्लाई करेगा वहां पे स्विच कर जाएगी सीरीज वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें बताओ कि इसका आंसर क्या होगा,
और यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ओके। और मुझे इसका आंसर बताओ, वीडियो को पॉज करो और फिर मुझे बताओ। तो देखो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है इनकरेक्ट के बारे में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? डी, 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है और साथ में इंटरनल कंबंशन इंजन भी होता है, यानी कि पेट्रोल डीजल वाला इंजन भी होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने मिक्स कर दिया है। पैरेलल जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जहाँ जहाँ ज़्यादा पावर मिल रही है, ज़्यादा पावर अच्छा सोर्स मिल रहा है, वहाँ पे स्विच कर लेता है, चाहे इलेक्ट्रिक हो या फिर आईसीई वाला हो। और दूसरा सीरीज वाला जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर पे डिपेंड करता है व्हील्स के लिए, और जनरेटर को पावर देने के लिए जो फॉसिल फ्यूल वाली जो मोटर है, पेट्रोल डीजल वाली मोटर, आईसीई मोटर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों अलग अलग उल्टा लिख दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे 2 एंड 3 आंसर है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। ओके, तो अब मुझे आप लोग बताओ अपने अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताओ कि कैसा लग रहा है ये इनिशिएटिव, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ फर्क लग रहा है कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये सारे मीडियम हैं, टेलीग्राम, मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। देखो जितना शेयर करोगे उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा और उतना मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। बहुत ज़्यादा अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो मैं इसको कंटिन्यू करने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं बचता है। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर नहीं किया है तो। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।